नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र का उत्सव आम चुनाव के तहत आज देश में तीसरे फेज के लिए वोट डाले गए और तीसरे फेज के साथ ही देश में करीब करीब आधा सीटों पर वोटिंग आज संपन्न हो गया। बिहार के 5 सीटों पर मधेपुरा, अररिया, सुपौल, खगड़िया और झंझारपुर पर वोट डाले गए। हम आपको बता दें कि औसतन करीब 60% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। अररिया और सुपौल में सबसे ज़्यादा 62% लोगों ने मतदान किया। वहीं मधेपुरा में 60%, खगड़िया में 58% और झंझारपुर में 55% लोगों ने वोट डाले। तो पिछले 2 बार से ज़्यादा इस बार वोटिंग हुई है और ज़्यादा वोटिंग होने का क्या है मतलब, ये समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। संतोष जी, तीसरे चरण की वोटिंग हो गई और आज वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ गया है, तो ये क्या संकेत है? देखिए, एक तो 2 चरणों में बहुत कम वोटिंग हुई थी। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। लोगों को बार बार मैसेज दिया जा रहा था कि वोट का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग किए। काफ़ी जागरूकता अभियान जिला प्रशासन के द्वारा पंचायत स्तर तक चलाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि मेन आज का मौसम बहुत ही सुहाना था। जी जी। मौसम इतना अच्छा कल शाम से था कि मतलब गर्मी का एहसास ही नहीं आज दिन भर। आज पहली बार लगा चुनावी माहौल पूरी तरह से, लोग घर से सुबह से ही निकले और लगातार मतदान किया। यही वजह है कि एक वजह तो ये है कि परसेंटेज बढ़ने का, और धीरे धीरे लोगों में एक माहौल बना चुनाव का। 2 चरणों में एक निराशाजनक लोगों में भाव थे कि भाई कोई ये है तो भाई इसी को देना है, कुछ कर नहीं रहा है, इससे अच्छा दो ही नहीं। फिर उस हुआ कि नहीं, इसको हटाओ, एक मैसेज है कि इसको हटाओ, इसको लाओ। मतलब जो समर्थक थे वो निराश थे, किसी के भी समर्थक थे कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 2 चरण के बाद लोगों में एक चलो नहीं, इसको लाओ, एक बार मौका दो या इसको हटाओ। तो ये कोई भी राजनीतिक दल, या तो भाजपा को हटाओ, उनके समर्थक चाह रहे हैं, या विरोधी चाह रहे हैं, तो इस नाते में कहिए, या उनके जो विरोधी हैं वो है कि भाई भाजपा को हटाओ, चाहे भाजपा समर्थक हैं कि भाई फिर से मोदी को लाओ। तो कुल मिलाकर जागरूकता अभियान और मौसम के कारण आज का माहौल अच्छा रहा और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। आज सबसे बड़ी बात, महिलाएं, युवा वोटर बहुत ज़्यादा निकले। आज महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही, युवाओं वोटर की भागीदारी रही, और युवा मतदाता जो भी थे वो लोगों को जागरूक कर रहे थे कि नहीं, सब लोग मतदान कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। कई मतदाताओं ने, युवा जो पहली बार वोट डाल रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई हम तो कई बरस से सोच रहे थे कि भाई कब हमको, मम्मी पापा वोट डालते थे, भैया वोट डालते थे, हमको लगता था कि हम कब डालेंगे। हम 18 वर्ष हुए तो आज सबसे पहले मैंने वोट, सुबह सुबह उठ करके कल से ही तैयारी कर रहे थे कि वोट डालने जाएंगे। तो यही जज्बा हर व्यक्ति को होना चाहिए। भाई अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि जो अच्छा कर रहा है, जो अपना वादा पूरा कर रहा है, उसको चुनाव जिताइए। जो आपको रोजगार देने की बात कर रहा है, जो आपको महंगाई नियंत्रण की बात कर रहा है, उसको वोट दीजिए। मतलब मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, और मतदाताओं को ये बहिष्कार नहीं, निकलना चाहिए अपने। यही तो 5 वर्षों में एक बार आता है समय कि लोग अपना गुस्सा दिखाते हैं। 5 वर्षों में एक बार मौका आता है, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, जिसमें लोगों को होता है कि अपना प्यार भी दिखाइए और अपना गुस्सा भी दिखाइए। जिसके प्रति आपका प्यार है तो उसके प्रति जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका भला कर सकता है, आपके राज्य का भला कर सकता है, आपके क्षेत्र का भला कर रहा हो, जो आपके देश का भला चाहता हो, उसके लिए वोट कीजिए। मतलब संतोष जी, आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होने से किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, या तो ये विरोध में भी गया होगा या मोदी जी के पक्ष में, सत्ता पक्ष में के पक्ष में भी गया होगा। निश्चित तौर पर देखिए, वोट परसेंटेज बढ़ना आज तो मौसम के कारण है, और वोट परसेंटेज बढ़ने से किसी को ना तो खुश होने की ज़रूरत है, ना ही किसी को निराश होने की ज़रूरत है। ये वोट परसेंटेज जो है, मतलब यह तो सत्ता के खिलाफ भी जा सकता है और सत्ता के पक्ष में भी जा सकता है। इस मायने में सत्ता के खिलाफ जा सकता है
कि लोगों ने देखा कि भाई वोट परसेंटेज कम हो रहा है, कहीं फिर से ये नहीं आ जाए, मतलब फिर से जुमलेबाजी हो रही है, फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, फिर से मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है, फिर से ये आदमी आ जाएगा तो फिर देश कहाँ चला जाएगा। संविधान खतरे की बात हो रही है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। तो इस बात को लेकर के जो मोदी विरोधी मतदाता हैं वो हो सकता है कि निकले होंगे कि भाई नहीं, इसको हटाओ, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मोदी समर्थकों को लगा होगा कि नहीं, वोट परसेंटेज कम पड़ रहा है, जो भाई इसी को जिताओ, जो अंधभक्त हैं उनको लगा होगा कि नहीं, मंदिर बनाया है, चलो इसको जिताओ, 370 ख़त्म किया है, भले उसका फ़ायदा ना हो लेकिन इसको जिताओ। तो हो सकता है मोदी समर्थक भी निकले हो तो उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में 62% और 62% से ज़्यादा वोटिंग होने का क्या है मतलब, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ज़्यादा वोटिंग हो रही है मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो ये शुभ संकेत है। हमारे कम से कम जो भी मुस्लिम है हमारे देश के संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में भागीदार हो रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जिसकी बात आप करते हैं भाई कि आप उनकी आलोचना करते हैं, भाई प्रधानमंत्री पद पर बैठ जो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा भागीदारी ले रहा है, उस पर प्रधानमंत्री सीधा कटाक्ष करते हैं कि भाई मुसलमान भी तो देश के नागरिक हैं, कि उसको आरक्षण दे दिया जाएगा, उसको मंगलसूत्र तुम्हारा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो ये तो गलत है ना। तो जो व्यक्ति, जो समाज आपके लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रहा है, जो पूरी तरह से हिस्सेदारी निभा रहा है, खुलकर हिस्सा ले रहा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसी का आ रहा है, तो एक अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज जो संविधान से जो सब लोग आस्था रखते हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है, ये अच्छी बात है। उसी प्रकार से सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके या तो आप जो सत्ता में गलत लोग बैठे हुए हैं उसको उखाड़ फेंकिए, अगर आपको लगता है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सही कर रहे हैं तो उन्हीं को फिर से लाइए। जो बैठे हुए हैं मत का प्रयोग करें। जी। यही सबसे बड़ा हथियार होता है, जो कि जिसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, अगर यह सरकार दोबारा आ गई तो फिर चुनाव ही नहीं होगा। कई लोकसभा क्षेत्रों में हुआ कि भाई वहाँ के लोग चुनाव नहीं देख पाए, उनको कैंडिडेट को दबाव डाल करके, सूरत में ऐसे लगभग इंदौर में लगभग 4-5 लोकसभा की बातें आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र में बात आ रही है कि सबको दबाव डाल करके, डरा के, धमका करके नाम वापस लिया जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र के खतरे की घंटी है ना। अंदेशा जता रहे हैं लोग कि भाई अगर नरेंद्र मोदी इस बार आ जाएंगे तो चुनाव ही नहीं होगा इसके बाद। इसके संकेत तो मान के चलिए कि अभी मिलने लगे हैं ना भाई। सूरत, इंदौर और भी जो भी क्षेत्र है वहाँ तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोग तो लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना कि भाई किसी को आप डरा कर, धमका करके वहाँ चुनाव ही ना होने दें। बिल्कुल संतोष जी, जिस तरह से आज बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई है, हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले मधेपुरा में कहा जा रहा है कि 60% वोटिंग हुई है। मधेपुरा, रोमपोप का, मधेपुरा, गोप का, और 2 गोप यहाँ से चुनाव मैदान में आमने सामने हैं, जिनके बीच कह सकते हैं कि निर्णायक मुकाबला है। खिलाड़ी तो, प्लेयर तो कई सारे हैं, लेकिन निर्णायक मुकाबला जो है वो जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों के बीच है। ऐसे में 60% मतदान होना आप कैसे देखते हैं? हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ के 3 जो बूथ हैं वहाँ पे लोगों ने वोट का ही बहिष्कार कर दिया है। तो ये जो खबरें आई है, और इससे क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज दिन में भी मैंने ये बोला था कि अगर आपके मत का प्रयोग कीजिए, बहिष्कार नहीं कीजिए। और वहाँ के लोगों का जिस कारण से उन्होंने बहिष्कार किया, ये तो मुझे आश्चर्यजनक लगा कि उस गांव तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है, नाला नहीं है, पानी नहीं है, और सरकार का दावा है कि हर घर नल जल योजना हर जगह पहुंच गई है। नहीं, मधेपुरा के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मधेपुरा मैं बहुत घूमा हूं, दुर्भाग्य से इस चुनाव में नहीं गया, लेकिन मधेपुरा की स्थिति बहुत ही बदतर है। और पिछले कई बार से वहाँ के जो सांसद हैं, सच पूछिए तो विकास के नाम पे वहाँ 0 है। देखिए,
हम लोग जो जानते हैं, जो मैसेज दिया जा रहा है बिहार में कि भाई हर टोला को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। जो नीतीश कुमार ने 2010 में अभियान चलाया था और पंचायत स्तर से रिपोर्ट लेकर विधायकों से अनुशंसा मांगी गई थी कोई भी सड़क ना छूटे, और उस समय भी अगर नहीं हुआ है तो भाई वहाँ के जनता को बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे सांसद को मतलब सब लोग को एकजुट होकर के हराना चाहिए, वहाँ के विधायक को एकजुट होकर के हराना चाहिए। जिस क्षेत्र में अगर सड़क नहीं बना हो, पानी नहीं है, जिस क्षेत्र में, वहाँ के मुखिया को हराना चाहिए, वहाँ के प्रमुख को हराना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि 5 साल में अगर सड़क और पानी आप नहीं दे सकते तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज की स्थिति में जहाँ की 1.5 लाख करोड़ कर विकास के नाम पर 1.5 लाख करोड़ कर्ज ले लिया भारत सरकार ने, और नीतीश कुमार ने तो बोला कि भाई हर गांव को, टोले को, नीतीश सरकार ने सदन में घोषणा की है कि भाई हर टोले को हमने पक्की सड़क से जोड़ दिया है अभियान चला करके, और आज भी वहाँ के लोगों को बहिष्कार करना पड़ रहा है। ये तो हम 30 साल पहले सुनते थे, 40 साल पहले, कि भाई गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को किसी प्रकार से मतलब अगर डिलीवरी होता है तो खटिया पर लेके जाना पड़ता है। तो ये मधेपुरा में आज की स्थिति है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ का प्रतिनिधित्व शरद यादव ने किया है, वहाँ का प्रतिनिधित्व लालू यादव ने किया है। जी। और लगातार दिनेश यादव वहाँ से सांसद रहे हैं। दिनेश चंद्र यादव लगातार दिनेश चंद्र यादव सांसद रहे हैं। उससे पहले भी वो दिनेश चंद्र यादव सांसद रहे थे, लेकिन उस समय उनका कुछ क्षेत्र आता था, और विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सब लोग वहाँ से। और ऐसी खराब स्थिति, मुझे तो बहुत अजूबा लगा वहाँ का मधेपुरा की स्थिति जान करके। मधेपुरा से कौन जीत रहा है संतोष जी? देखिए, जीत हार मुझे लगता है अगर ये स्थिति है और लोगों ने बहिष्कार किया है तो मुझे लगता है कि सांसद महोदय की छुट्टी हो जाएगी, सदस्यता खतरे में मुझे लग रही है कि भाई इस बार मुश्किल हो सकती है। अगर यही स्थिति है तो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि बहिष्कार नहीं करना चाहिए, लोगों को खुलकर खिलाफ में मतदान करना चाहिए। बिल्कुल। अब चलते हैं अररिया मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, और अररिया में 62% जो है वोटिंग हुई है। तो आपने कहा कि ये किसी के पक्ष में हो सकता है। अब जब हम पार्टिकुलर एक लोकसभा क्षेत्र पे बात कर रहे हैं तो अररिया को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अररिया में मुस्लिम बहुल आबादी है, और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान था हिंदू मुस्लिम वोटिंग का अभियान कराने का, और उसमें उन्हें सफलता मिली। लगातार जो प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा था, मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र ये कर लिया जाएगा, जो मतलब हिंदू धर्म खतरे में है, तो इस बात को लेकर के वहाँ पूरी तरह से वोटों का पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम में हो गया है। और जो भी जैसे इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं, मतलब आप मान के चलिए कि 80% पोलराइजेशन हो गया है हिंदू वोटर का, और बाकी जो वोटर हैं वो उधर अपना, आप इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं वो उधर रहे हैं, अब बाकी मुस्लिम वोटर, तो लड़ाई कांटे की है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का वहाँ पलड़ा भारी दिख रहा है वहाँ। जी। सुपौल की बात करें तो सुपौल के बारे में कहा जाता है जेडीयू के बहुत ही धाकड़ मजबूत नेता विजेंद्र यादव का क्षेत्र है वो, और सुपौल में 62% मतदान हुआ है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, किसका पलड़ा भारी देखते हैं? देखिए, सुपौल बोला जाता है कि सुपौल क्षेत्र जो है वो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है सुपौल क्षेत्र, और लगातार इधर उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं। और वहाँ पर खासकर विजेंद्र यादव, वो भी लगातार वहाँ से एमएलए और मंत्री रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट कार्य भी काफ़ी हुआ है, लेकिन वहाँ पर वहाँ के स्थानीय सांसद से 10 वर्षों के कारण एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी थी, जिसका एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको करना पड़ा है। और लड़ाई वहाँ बराबरी की लड़ाई है, कोई भी हार जीत सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पलड़ा अभी भी जदयू कैंडिडेट का भारी है वहाँ पे। और लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो लड़ाई अच्छी दी है। शुरू में लग रहा था कि फेंका जाएंगे दूर दूर तक, 2-3 लाख वोट से हारेंगे, लेकिन वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव आया और अच्छी लड़ाई दी है, और लड़ाई में उन्होंने अपना जोर बहुत अच्छे से लगाया। उनको वहाँ पे साहनी वोटों का समर्थन मिला पूरी तरह से। आरजेडी का जो वोट बैंक है उसका तो मिला ही, मुकेश साहनी जो मल्लाह समाज का वोट मिला, चंद्रहास खुद जो है वो दलित समाज से आते हैं, उसके अलावा दलित में उनका वोट, आपको रविदास का वोट मिला, फिर पासी समाज का वोट मिला, तो उसके अलावा कुशवाहा वोटर में भी वहाँ सेंधमारी हुई है, कुशवाहा वोटर भी वहाँ मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो
उन्होंने अच्छी लड़ाई दी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ने, और बराबरी की लड़ाई पर, जो एक तरफा था वो बराबरी की लड़ाई पर लाए, और हार जीत कोई भी हार सकता है और कोई भी चुनाव जीत सकता है। उसमें बात करें खगड़िया की, तो खगड़िया को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे चुनाव जो है 58% हुआ है, इन 3 क्षेत्रों से 3 से 4% कम। देखिए, खगड़िया की लड़ाई में बाहरी और भीतरी का काफ़ी जोड़ हो गया है, और वहाँ जो लोजपा कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी सामना करना, विरोध का सामना करना पड़ा, बाहरी होने का दंश झेलना पड़ा। लोग कहीं भी जाते थे, बाहरी कैंडिडेट है, लोकल हमेशा बाहरी ही आते हैं, और इस मुद्दे को लेकर के वहाँ के लोगों ने बनाया और गोलबंदी हुई वहाँ पर। और वहाँ पे कुशवाहा समाज का, जो आरजेडी का तो वोट बैंक इंडिया गठबंधन का था ही, प्लस कुशवाहा समाज के कैंडिडेट होने के कारण कुशवाहा वोटरों का रुझान पूरी तरह से गोलबंदी हो गई है वहाँ पे। और उसकी दूसरी बात यह है कि वहाँ पे चूँकि वो लोजपा कैंडिडेट हैं, तो जदयू के लोगों का भी समर्थन इंडिया गठबंधन के, चूँकि कोयरी समाज से आते हैं तो उनको मिला। तो इसलिए वहाँ पे पलड़ा जो है इंडिया गठबंधन का भारी लग रहा है। मुझे लगता है कि वो मतलब जीत सकते हैं चुनाव। वो वहाँ पे जो स्थिति है उनकी, उनका पलड़ा भारी है और वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। शुरू से ही उनका पलड़ा भारी लग रहा था और वो चुनाव जीतने की स्थिति में लग रहे थे। आज वोटिंग के बाद भी परसेंटेज जो भी हो, लेकिन जो भी रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, चारों तरफ से यही रिपोर्ट आ रही है कि पलड़ा उनका भारी है, क्योंकि एनडीए कैंडिडेट को जदयू का साथ पूरी तरह से नहीं मिला। जदयू के जो वोटर थे वो उनको साथ नहीं दे करके कुशवाहा के साथ है, चूँकि कुशवाहा का वहाँ बहुत ही मृदुभाषी और बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, सब लोगों को उनका समर्थन मिल रहा था, कोई विरोध उनका नहीं था। तो इसलिए उनका पलड़ा भारी लग रहा है। बात करें झंझारपुर की, तो झंझारपुर में सबसे कम 55.8 या 5 मतलब ये परसेंटेज है वहाँ का वोटिंग का। और यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन के जो वीआईपी के उम्मीदवार हैं उनके बारे में कहा गया, ये प्रचार किया गया कि प्रचार क्या, ये दुष्प्रचार नहीं था, हकीकत था कि वो आरएसएस के आदमी हैं। वहीं गुलाब यादव जो है वो मुकाबले को बीएसपी से उतर कर चुनाव मैदान में त्रिकोणीय बना रहे थे। तो यहाँ आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू में गुलाब यादव उतरे तो ऐसा लगा कि भाई जिस तरह से माहौल बना था कि लड़ाई गुलाब यादव ही और एनडीए कैंडिडेट में होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तेजस्वी यादव ने वहाँ सभाएं की, वहाँ घूमे, तो माहौल धीरे धीरे दो तरफा हो गया। और गुलाब यादव एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब धीरे धीरे उनका जो वोट बैंक था धीरे धीरे छिटकता चला गया, और वोटिंग के दिन आते आते वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। जो उनका यादव वोट बैंक था वो टोटल इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया, और गुलाब यादव बहुत ही कम वोट लाएंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब वोट कटवा साबित होंगे गुलाब यादव। मतलब 25 से गठबंधन के उम्मीदवार को हराने के लिए मतलब 25 से 50,000 वोट वो लाएंगे, ज़्यादा नहीं वोट ला पाएंगे, और 50,000 के आसपास वोट उनको आएगा, 25 से 50,000। लेकिन कहा जाता है कि झंझारपुर में उनकी पत्नी और उनकी बेटी का भी बहुत प्रभाव है। देखिए, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं पंचायती राज में, तो देखिए हर चुनाव का अलग अलग फेज होता है। आप मुखिया का चुनाव लड़िए, जिला परिषद का चुनाव लड़िए, वार्ड का चुनाव लड़िए, विधान पार्षद का चुनाव लड़िए, तो उसमें होता है कि विधान पार्षद में मुखिया लोग चुनाव करते हैं, और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, वो पार्टी आधार पे होता है। तो उसमें पार्टी के वोटर जो होते हैं वो पार्टी को देखते हैं, चाहे वो एनडीए के कैंडिडेट हो चाहे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हो। तो यहाँ भी पार्टी के लोग देख रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे पलड़ा एनडीए कैंडिडेट का भारी है, और मुझे लगता है कि उन्हें सफलता वहाँ पे मिल सकती है। ओवरऑल कहें कि 5 सीटों में इंडिया गठबंधन जैसे कह रहे थे, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अंडर करंट है इस बार, तो अंडर करंट का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। 5 सीटों में कितना सीट दे रहे हैं? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बराबरी की लड़ाई है, 2 से 3 सीट मतलब इंडिया जीत सकता है या भाजपा, लेकिन दोनों में से कोई 2 सीट जरूर जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया गठबंधन के लिए कि बराबरी की लड़ाई है, और यहाँ एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। करीब करीब आधा सीटों पर उसे नुकसान हो सकता है। जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने बताया कि मधेपुरा, अररिया, सुपौल, खगड़िया और झंझारपुर में हुए चुनाव में ऊँट किस करवट बैठेगा ये चुनाव नतीजे से पता चलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। फिलहाल इतना ही।
आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।